दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल MR स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी के फिजिक्स के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने फिजिक्स के अध्याय 7 यानी कि ध्वनि साउंड को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। अध्याय 8 टॉपिक 1 प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। 162 नंबर। जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? ए ट्रांसल्यूसेंट, बी ओपेक, सी ट्रांसपेरेंट, डी विट्रियस। ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट। ऐसी सामग्री जिसमें से रोशनी या लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशिकी में किया जाता है। 163 नंबर। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं की स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे डैश कहते हैं? ए पारभासी, बी पारदर्शी, सी अपारदर्शी, डी चमक। इसका आंसर है ऑप्शन ए पारभासी। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ निम्न है: चिकना कागज, घिसा कांच आदि। पारदर्शी जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु आदि। अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी आदि। 164 नंबर। टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है? ए परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परिक्षेपण, डी अपवर्तन। आंसर ऑप्शन बी प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। 165 नंबर। प्रकाश डैश में संचरित होता है? ए क्षैतिज रेखा, बी ऊर्ध्व रेखा, सी वक्र रेखा, डी सीधी रेखा। ऑप्शन डी सीधी रेखा। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबक के तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू पर निर्भर करता है। 166 नंबर। जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है? ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी प्रकाशमान, डी पारभासी। आंसर है ऑप्शन बी अपारदर्शी। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे पेपर, धातुएं, लकड़ी इत्यादि। 167 नंबर। प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ए प्रकाश का फैलाव, बी हस्तक्षेप, सी विसरण, डी ध्रुवीकरण। आंसर ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। 168 नंबर। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? ए नंबर। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। बी यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। सी यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। डी यह हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए।
यह हरे रंग का प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 169 नंबर, किस साल में ओलो रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ए 1776, बी 1676, सी 1876, डी 1867। आंसर है ऑप्शन बी 1676। प्रकाश की चाल, जिसे प्रायः सी मीटर पर सेकंड से निरूपित किया जाता है, एक भौतिक नियतांक है। निर्वात में इसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 17वीं सदी के मध्य तक धारणा यह थी कि प्रकाश का वेग अनंत होता है, परंतु सितंबर 1676 में रोमर ने बताया कि प्रकाश का वेग तीव्र होने के बावजूद परिमित है। उनके द्वारा सुझाए गए तरीके पर प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर ज्ञात हुआ। 170 नंबर, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? ए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। बी, यह अपवर्तन की वजह से होता है। सी, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। डी, यह लंबन यानी कि पैरालेक्स त्रुटि की वजह से होता है। इसका ऑप्शन है आंसर ए, सही होगा। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। 171 नंबर, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ए, नियोन, बी, नाइट्रोजन, सी, फास्फोरस, डी, सोडियम। आंसर डी, सोडियम। पीले लाइट या सोडियम वेपर लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस लैंप में यू आकार की कांच की एक ट्यूब होती है, जिसके सिरों पर 2 ऑक्साइड लेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं तथा सोडियम धातु के दाने अक्रिय से भरी होती है। 172, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? ए, उपछाया, बी, प्रच्छाया, सी, एंटुम्ब्रा, डी, छाया। आंसर बी, प्रच्छाया। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है प्रच्छाया कहलाता है। जब प्रकाश के विस्तारित स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया एक समान काली नहीं होती है। यह छाया में 2 भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, जिसे प्रच्छाया यानी कि उम्ब्रा कहा जाता है। प्रच्छाया के चारों ओर का कम काला भाग उपछाया यानी कि पेनिम्ब्रा कहलाता है। 173 नंबर, किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? ए, प्रकाशिक द्रव्यमान, बी, प्रकाशिक घनत्व, सी, प्रकाशिक आयतन, डी, प्रकाशिक भ्रम। आंसर ऑप्शन बी, प्रकाशिक घनत्व। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व से व्यक्त करते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? ए, उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। सी, उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सीवी रमन के बारे में गलत आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। सर सीवी रमन को 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यह कथन गलत है। सीवी रमन 7 नवंबर 1888 से 21 नवंबर 1970 तक भारतीय भौतिक शास्त्री थे।
प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 175 नंबर, इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? ए. आकाश का नीला रंग, बी. तारों का टिमटिमाना, सी. सफ़ेद प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में विभक्त होना, डी. इंद्रधनुष। ऑप्शन ए. आकाश का नीला रंग। जब सूर्य का प्रकाश जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, अतः यह नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है और यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। 176 नंबर, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ए. प्रकाश का अपवर्तन, बी. प्रकाश का विकिरणन, सी. प्रकाश का विवर्तन, डी. प्रकाश का प्रकीर्णन। आंसर ऑप्शन डी. प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है अतः यह चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता और हमें आकाश काला दिखाई देता। तीसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 177 नंबर, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? ए. वाहनों में रियर व्यू मिरर, बी. शीशे की खिड़कियां, सी. मेकअप दर्पण, डी. कैलिडोस्कोप। आंसर ऑप्शन ए. वाहनों में रियर व्यू मिरर। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 178 नंबर, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ए. वक्रता केंद्र, बी. ध्रुव, सी. फोकस, डी. मुख्य अक्ष। आंसर ऑप्शन बी. ध्रुव। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु ध्रुव यानी कि पोल कहलाता है। गोलीय दर्पण पर 3 नियम कार्य करते हैं। दर्पण पर टकराने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 179 वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? ए. अवतल और उत्तल, बी. अवतल, सी. समतल, डी. उत्तल। आंसर ऑप्शन डी. उत्तल। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में चालक द्वारा पीछे का क्षेत्र देखने के लिए रियर व्यू विंग मिरर के रूप में गाड़ियों में तथा परावर्तक लैंपों में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने का शीशा के रूप में तथा गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, आँख, कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। चौथा टॉपिक आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। ए. पार्श्विक व्युत्क्रम, बी. दर्पण सूत्र, सी.
परावर्तन का प्रथम नियम, डी रेखीय आवर्धन। आंसर ऑप्शन डी रेखीय आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होती है। पांचवा टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 181 नंबर, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ए वायुमंडलीय प्रतिबिंब, बी वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब, सी वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश का फैलाव, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। आंसर डी वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 182 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? ए इंद्रधनुष का निर्माण, बी तारों का टिमटिमाना, सी मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, डी अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। आंसर डी अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का नहीं बल्कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। इसका कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती है। इस प्रकाश से नीले तथा छोटी तरंगदैर्घ्य का अधिकांश प्रकाश प्रकीर्णन द्वारा पृथक हो जाता है, अतः केवल लाल यानी कि प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णित भाग रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है। 183 नंबर, सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? ए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। बी उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है। सी पृथ्वी के वायुमंडल में धूल और वायु कण के द्वारा सितारे से प्रकाश फैलता है। डी पृथ्वी से सितारों की दूरी समय के साथ बदलती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। सितारों के चमकने के पीछे का सिद्धांत है कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। एक 184 नंबर, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ए प्रतिबिंबन, बी अपवर्तन, सी धारण, डी केंद्र बिंदु। आंसर ऑप्शन बी अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ी कोई लकड़ी या चम्मच हमें बाहर से देखने पर तिरछी दिखाई पड़ती है। इसके अन्य उदाहरणों में तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी वस्तुएं तथा तालाब या नदी की तली वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई नजर आना आदि है। 185 नंबर, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ए कुल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बी हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी बिखराव यानी कि डिस्पर्सन, डी हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक यानी कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हीरे की चमक में हीरे के निम्न अपवर्तक सूचकांक का कोई योगदान नहीं है।
186 नंबर, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? ए कंडक्टिव, बी रिफ्रैक्टिव, सी रेडिएटिव, डी कन्वेक्टिव। आंसर ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव। गर्मी के प्रवाह से रिफ्रैक्टिव संबंधित नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो तिरछी आपती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यह घटना अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्टिव है। 187 नंबर, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी मेडिवेक इंडेक्स, डी एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में ध्वनि चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। 188 नंबर, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ए उन्नत प्रकाश यानी कि एडवांस लाइट के कारण, बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के प्रसरण के कारण, डी गर्म वायु के कारण। इसका आंसर है ऑप्शन बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे रात को नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न स्थितियों में है। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। 189 नंबर, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? ए 10 मिनट, बी 8 मिनट, सी 4 मिनट, डी 2 मिनट। आंसर ऑप्शन डी 2 मिनट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल लगभग 2 मिनट होता है। 190 नंबर, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? ए प्रकीर्णन, बी परावर्तन, सी अपवर्तन, डी प्रसरण। आंसर ऑप्शन सी अपवर्तन। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना अपवर्तन के प्रभाव से होती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन, इसके तहत प्रकाश किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा से विचलित हो जाता है। परावर्तन, जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आज के टॉपिक में बस इतना। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रकाश का 6वां पार्ट यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। धन्यवाद।